Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on Exam Centric, our channel where quality matters. So let's get started with today's session. अभी शुरू करते हैं. आज है फरवरी का पहला दिन and as you all know ये एक important दिन है, पहला दिन है और हमें आज के दिन पर पिछले बीते हुए महीने की सारा रिवीजन करना ज़रूरी होता है, राइट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कर लो. करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम बात करें, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पास्ट 1 मंथ का अगर आप लास्ट डे तक पहुंचे हो तो एक बार रिवीजन जरूर कर लो कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट था, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ने लायक थी, राइट. उसके अलावा चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम द हिंदू एडिटोरियल को. एडिटोरियल का सेक्शन जो है वो आपका बात करता है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये बार बार आपको बताती हूँ और आज फिर बताऊंगी कि एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है. आपकी रीडिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना. आपकी जो रीडिंग स्किल है इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. जब आप बात करते हो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की तो आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी. जब आप नए नए सेंटेंसेस की बात करते हैं तो आपको एडिटोरियल की ही ज़रूरत पड़ेगी. जब आप कुछ ऐसी वोकैब की बात करते हो जो एग्जामिनेशन में आती है तो आपको एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी. जब आप लेटर राइटिंग की बात करते हो तो आपको एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी. जब आप ऐसे राइटिंग की बात करते हो तो आपको एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी. जब आप क्लोज टेस्ट की बात करते हो, जब आप रीअरेंजमेंट की बात करते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये पैराग्राफ बेस्ड होते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके न्यूज़पेपर से ही आते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ने में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है जिसे हमें पढ़ना है और कौन सा आर्टिकल है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है और कौन सा आर्टिकल अवॉइड करना है. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटे से कोट के साथ शुरू करेंगे. वो छोटा सा कोट क्या है? नियत अच्छी और मेहनत सच्ची हो कामयाबी जरूर मिलती है. कह रहे हैं अगर आप अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट जरूर मिलता है जो रिजल्ट आप चाहते हैं. लेकिन अगर हम खराब सोचें, अगर हम नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो वो अच्छी सोच हमारे पास कभी आएगी नहीं. और नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थिंकिंग हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है ना. लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो. और इसीलिए जरूरत है किस चीज की? कि हम अच्छी सोच रखें और बहुत सारी मेहनत करें ताकि हम वो अचीव कर पाए जो हम एक्चुअली चाहते हैं. हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आई वांट एवरीवन टू शेयर दिस सेशन. सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए. ये मेरी एक छोटी सी विनती है, राइट. ओके, तो हमारा स्केड्यूल क्या है आप सबको मालूम है. हमारा स्केड्यूल क्या है? 8 AM पर द हिंदू के एडिटोरियल हो रहा है. SBI PO का हमारा सेशन खत्म हो चुका है. अब हम यहाँ पर चलाएंगे फाउंडेशन क्लासेस. फाउंडेशन क्लासेस का मतलब हो गया कि आपको 0 टू मतलब एक छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े कॉन्सेप्ट तक सब कुछ जहां पर मिलने वाला है. 2 PM पर हमारी SBI क्लर्क की का क्लासेस होते हैं मंडे टू फ्राइडे में. एक दिन मैं लेती हूँ, एक दिन राधे सर लेते हैं. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. A to Z बैच आज से लॉन्च हो रहा है. 1 फरवरी है आज से लॉन्च हो रहा है. 1199 इसका प्राइस है. इस पे आप कोड लगा सकते हो एग्जाम 10, आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. ठीक है, ये प्री टू मेंस का बैच है. जैसा कि इसका नाम है A to Z, दैट मीन्स प्री टू मेंस का बैच है. इसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ देखेंगे. ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, वोकैबुलरी होंगे. वोकैबुलरी को आप रूट वर्ड्स के थ्रू एवरीडे डेवलपमेंट करोगे ताकि आपको डेफिनेटली हेल्प मिले. 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 200+ इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. करंट टॉपिक का डिस्कशन करोगे और 3 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए. ठीक है, आइए कंप्लीट IBPS और RRB क्लर्क मेंस का भी एक बैच लॉन्च हो रहा है जो कि 4 फरवरी से होगा. इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होने वाली है. इस पे आप डिस्काउंट जो लोगे एग्जाम 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्राइस पे अगर कोड लगाते हो एग्जाम 10 तो. ठीक है, 50+ आवर्स की क्लासेस होंगी. इसमें सारी क्लासेस इंक्लूडेड है. 12 to 1 मैं पढ़ाऊंगी, 1 to 2 राधे सर पढ़ाएंगे, 2 to 3 कुश सर पढ़ाएंगे और 4 to 5 सुमित सर पढ़ाएंगे. ठीक है, ओके. ओके,
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अभी देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में। आज के न्यूज़पेपर में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इट सेज द महात्मा एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर। अब होता क्या था, महात्मा गांधी ने बहुत सारे डिसिप्लिन लिखे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं जिनसे उन्होंने अपनी लाइफ को चलाया था। अब वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एप्लीकेबल कैसे करेंगे और किस तरह के लोग हैं जहां पर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो लोग चाहिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गांधी जी आइडिया इज फीजिबल ओनली इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी वेयर पीपल हैव द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कह रहे गांधी जी का जो आइडिया है क्या करने का, गांधी जी का जो आइडिया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चलाने का, किस तरह से चीजें बेहतर करनी है, किस तरह से क्या क्या प्रिंसिपल्स लगाकर हम हमारी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, व्हाट ऑल प्रिंसिपल्स डू वी रिक्वायर to improve our economy, that can only be there if somebody has the art of listening. That means अगर कोई सुनने को तैयार हो, क्योंकि हम लोग बहुत इंटॉलरेंट है, कुछ भी कोई बोलेगा हम तुरंत ऐसे बोल देते हैं यार तुम ज्यादा वो ना बनो, समझे, तुम ज्यादा चाचा चौधरी ना बनो, हम बहुत सीखे हैं। मतलब हम अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हम किसी और की बात सुनते ही नहीं है, है ना। और महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि भैया कान खोल के सुनना, अगर पसंद करते हो तो ही काम हो पाएगा वरना काम वाम नहीं हो पाएगा, है। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंस्टेबिलिटी इन इटली। इटली में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है, इकोनॉमी उसकी थोड़ी गड़बड़ चल रही है और ये ज्यादा करके इलेक्शन की वजह से हुआ है। देखो, अ स्नैप इलेक्शन विल बी अ सीरियस सेटबैक इन द एफर्ट टू कंटेन द पैंडेमिक। कह रहे हैं इस समय आप जल्दी से इलेक्शन अगर करते हैं चीजों का तो सीरियस सेटबैक होगा किस चीज में, कि पैंडेमिक को आप जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ये काम कर देंगे तो डेफिनेटली आपका सेटबैक लग जाएगा। दैट मींस ये भी एक ड्रॉबैक की तरह ही होगा। इटली वैसे ही इतना परेशान है पैंडेमिक के चलते और अगर आपने ये सब काम किया तो और ज्यादा परेशानी होने की संभावना है। मैम कल क्लास क्यों नहीं हुआ था? सत्यम, हम द हिंदू वालों से बात करेंगे, संडे को भी एडिटोरियल आएगा तो शायद हम कर दे। हैं एडिटोरियल लिखते ही नहीं हुआ संडे को, बदतमीज लोग हैं। आओ इधर, क्या करें हम। चलो, बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, एक अच्छा बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है पूरी कंट्री में और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू रीड दिस। ये वाला आप जरूर रीड करें क्योंकि ये इंडिया की बात कर रहा है, मतलब इंडिया के अंदर अंदर की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है, अंदर अंदर की बात कर रहा है तो इंपॉर्टेंट होगा ही, है ना। With better governance, northern states can bring their health systems on par with southern states. मतलब southern states ने तो चलो यार एक्सेप्टेंस दे दी है पैंडेमिक की वैक्सीन को और थोड़ा थोड़ा क्या है हेल्थ केयर सिस्टम इनका ठीक हो रहा है, तो वही वो कह रहा है कि हमारे जो बेटर गवर्नेंस हो सकती है। कैसे? नॉर्दर्न स्टेट्स जो है, मतलब ये जो हम लोग की स्टेट है, ये क्या नाम है इसका, यूपी एंड ऑल, ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ये सारी स्टेट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी स्टेट्स में भी हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सदर्न स्टेट से, ठीक है। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। यस, कंसोर्टियम मींस बोल सकते हो जब दो से ज्यादा पार्टीज या दो से ज्यादा इवेंट्स या दो से ज्यादा कुछ, मतलब दो से ज्यादा है, अगर वो एक साथ आकर कुछ काम करने का एक मोटिव बनाते हैं देन यू कैन से दैट, ठीक है। एसोसिएशन, करेक्ट। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, विद बेटर गवर्नेंस नॉर्दर्न स्टेट्स कैन ब्रिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स ऑन पार विद सदर्न स्टेट्स। एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि सारी चीजें एकदम स्मूथली चलती जाए, राइट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पैराग्राफ को पढ़े। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे आपका पैराग्राफ या आरसी रीअरेंजमेंट क्लोजनेस इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे, द इकोनॉमिक सर्वे सीम्स टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन ओवर रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ उसने ये दिखाया कि ऐसा वेल्थ क्रिएशन को ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है, इसको ज्यादा भाव मिल रहा है, इसको फुल इज्जत मिल रही है, लेकिन इनकम डिस्पैरिटी जो हो रही है, मतलब इनकम में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका रिडक्शन थोड़ा कम दिखाई दिया है ना, उसका थोड़ा कम दिखाई दिया है। मतलब लोगों की जो जॉब वॉब चली गई है उसमें थोड़ा कम दिखाई दिया है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन वाला मामला थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अभी जो टॉपिक है आपका ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, क्योंकि हम बेटरमेंट की बात करें, सो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, शुरू करते हैं अब इस सेशन को हम। ओके,
ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, मतलब ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन इनइक्वालिटी के साथ। कैसे इनइक्वालिटी हो गई भाई? इनइक्वालिटी अगर आपने कुछ पिछले दिनों के पैराग्राफ्स में पढ़ी होगी तो पिछले दिनों के पैराग्राफ्स में इनइक्वालिटी हो रही थी रिच और पुअर क्लास में, है ना, कास्ट के दम पे तो नहीं हो रही थी लेकिन रिच और पुअर क्लास में हो रही थी। हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ यहां पर भी आपको देखने को मिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे प्रिविलेज करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब उनको ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है जो कि है क्या, वेल्थ क्रिएटर्स। दैट मींस वो लोग जो पैसा बनाते हैं और जो इनकम डिस्पैरिटी, जो इनकम की जो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब लोगों की जो जॉब चली गई है, उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस रहा है हमारी इकोनॉमी का। ये बात इनकी कहने की है। ठीक है, देखो कुछ भी कह लो, नाम गलत ना लिया करो। हम आंचल हैं, चंचल नहीं है, समझे? हाँ, वो पता है चंचल मन है हमारा, लेकिन ऐसे कैसे रे बाबा, मम्मी बहुत अच्छे से, पापा बहुत अच्छे से नाम रखे थे हमारा। आओ चलो, सो क्या क्या वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं एक बार। पहला वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है एक्सपेंसिव। आईवीई में एंड हो रहा है, इसलिए सीधी सीधी बात क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तार करने वाला। दैट मीन्स अगर आप कोई चीज बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं, राइट? दैट मीन्स covering a wide area in terms of space or scope. Extensive, that means when you include a lot of things in your life, that is what we mean by expansive. ठीक है, जब आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड है आपका ट्रेचरस। OUS में एंड हो रहा है, डेफिनेटली इट्स एन एडजेक्टिव, राइट? ट्रेचरस इज विश्वासघातकी। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिट्रे कर सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको धोखा दे सकती है। चीज क्या, इंसान ही देगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेचरस। दिस गाय इज ट्रेचरस, ही लिव्ड विद मी फॉर 10 years, 11 years, 15 years एंड स्टिल ही डिडंट मैरी मी। समझ रहे हो, वो आदमी क्या है, दैट आदमी इज ट्रेचरस, समझे? दैट्स व्हाट वी मीन बाय इट। नेक्स्ट वर्ड आप का है शोल्स। शोल्स नाउन है, शोल्स का मतलब होता है झुंड। हम बहुत खराब, हम इसको झंडू पढ़ने वाले थे, झुंड होता है। शोल्स का मतलब होता है अ लार्ज नंबर, मतलब कोई ऐसी चीज जो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में आ रही है। बिल्कुल सही अनन्या, ट्रेचरस इज धोखेबाज। आइए अगला वर्ड है आपका अनफैंथमेबल। BLE में एंड हो रहा है, अगेन एडजेक्टिव है। हाँ हाँ, तो क्या है, अनफैंथमेबल का मतलब होता है अथाह। दैट मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग फुली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड, जिसको पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। होते कुछ कुछ विचित्र लोग जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। वो आज ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, 2 घंटे बाद इसी सिचुएशन में हंसते हुए नजर आ रहे होंगे। हैं, आज इस सिचुएशन में ये, मतलब अभी इस सिचुएशन में ये गाली गलौज, गुस्सा, तमाचा, ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। यही सिचुएशन 2 घंटे बाद दो, ये 2 घंटे बाद इनको हंसी आ रही होगी। ऐसा टाइप का आदमी, दैट मीन्स यू कांट प्रेडिक्ट दैट पर्सन एट ऑल। ही कैन डू एनीथिंग एनी मोमेंट इन हिज लाइफ। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अनफैंथमेबल। दैट मीन्स यू कैनॉट जज दैट पर्सन और यू कैनॉट जज द सिचुएशन। आप जब सिचुएशन को जज ना कर पाए, राइट, तो वो पूरी तरह से ना समझा जा सकता है, ना पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक है, या आइए आगे बढ़ते हैं। डिलीटीरियस। OUS में आई फिर से एंड हो रहा है, एडजेक्टिव है। डिलीटीरियस का मतलब होता है निंदनीय। अब तुमको क्या लगा, डिलीटीरियस का मतलब क्या हटा देना है? नहीं, निंदनीय। कॉजिंग हार्म और डैमेज, समथिंग जो कि खराब सिचुएशन पैदा कर दे, कोई ऐसी चीज जो विपरीत परिस्थिति लेकर आ जाए। समथिंग दैट कॉजेज बैड, समथिंग दैट हार्म्स यू mentally, physically, no matter how. If something harms you, that's what we mean by deleterious. Okay? आइए आगे देखते हैं। For example, negative thinking is deleterious. मतलब हम जो गलत सोचते हैं ना, उसको deleterious कहते हैं। वो 4 लोग जिनको हमारी जिंदगी में हमसे भी ज्यादा इंटरेस्ट है, वो होते हैं deleterious. The 4 people that are always interested in our life. When will you get married? When will you have babies? When will you have job? फलाना ढिमका निकाल। तो ये क्या है, deleterious, these harmful people, these are deleterious people. आओ 6 पॉइंट देखो जरा, कह रहा है contention। contention आपने कई बार पढ़ लिया है, ION एक वर्ड होता है। contention आपने कई बार पढ़ लिया, जल्दी से बताओ contention का मतलब क्या होता है? भैया हट गए ना तुम। हाँ, you have learned, you have heard of, कहाँ, you have heard of this word contention a lot of time, बस जल्दी से बताओ क्या होगा।
पापा रंजीत कह रहे हैं अनन्या कोट लेके रहेगी, बेटा तुम सिलेक्शन ले लो, हम दे देंगे वैसे ही, बस। चलिए बताओ, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन वर्ड आपने बहुत बार सुना है। यस, कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कंटेंशन का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, कंटेंशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे बीच में विवाद पैदा कर दे। समथिंग दैट कॉजेज व्हाट, समथिंग दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट बिटवीन अस, समझ रहे हो? आओ, contention is a noun, IUN में एंड हो रहा है। विवाद इसका मतलब है heated disagreement, that means you don't want to talk about it, even if you talk about something you only fight, है ना? कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप बात करना नहीं चाहते वैसे, लेकिन अगर जब बात करोगे तब लड़ाई होगी, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल एक भैया थे, एक दीदी थी, दोनों लोग बात करते थे, खूब बात करते थे, खूब बात करते थे, खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही आगे फैमिली प्लानिंग की बात करते थे वैसे ही गड़बड़ हो जाता था मामला। है तो ये क्या है? उनका कंटेंशन वाला पार्ट क्या है? ये फैमिली वाला बात है ना? सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, समथिंग दैट कॉजेस प्रॉब्लम, राइट? आओ इधर, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रूजिंग। ब्रूजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भीषण, दैट मीन्स कोई चीज बहुत ज्यादा सिवियर अफेक्ट करे और बैड, ठीक है? सो समथिंग कंडक्टेड इन एन अग्रेसिव वे, अनलाइकली टू बी स्ट्रेसफुल, समथिंग दैट विल डेफिनेटली बी हार्मफुल एंड दिस विल बी डन इन अ सिवियर वे। कोई काम जो सिवियरिटी के साथ किया जाए, गंभीरता से किया जाए, और वो काम का थोड़ा बहुत क्या है, क्या कह सकते हो, उल्टा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है? हाँ, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोजिट्स। पोजिट्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी स्थिति में रखना, दैट मीन्स अगर आप किसी चीज को, मतलब कोई एक सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में अगर हम अपनी बात कहते हैं, अपना ओपिनियन सामने रखते हैं, तो हम पोइस्ट कर रहे हैं, ठीक है? पोजिट कर रहे हैं। दैट मीन्स इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, इफ यू पोर्ट्रे योर ओपिनियन, इफ यू पुट फॉरवर्ड योर बिलीफ, दैट मीन्स जो भी आप सोचते हो वो अगर आप सामने रखते हो तो उसको हम बोलते हैं पॉजिट, ठीक है? वो वर्ब है हमारा। आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है पस्त, दैट मीन्स डैमेज या worn डाउन, दैट मीन्स इतना ज्यादा उसको यूज कर लिया गया है या इतना ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर लिया गया है कि अब वो worn डाउन हो गया, दैट मीन्स अब उसका इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है। भाई साहब तुम पूरा क्या नाम है, अच्छे से इस्तेमाल कर चुके हो, अब नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाट वी मीन बाय इट, ठीक है? इंडिया चाइना बोन ऑफ कंटेंशन, यस, बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया और चाइना का बीच का रिलेशनशिप हो सकता है ना? दैट्स व्हाट वी थिंक, ठीक है? या आइए, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस SIS में एंड हो रहा है, जो वर्ड SIS में एंड होता है वो नाउन ही होता है, ठीक है? प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? रोग का निदान, दैट मीन्स लाइकली कोर्स ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, दैट मीन्स अगर कोई परेशानी होती है, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई दुख आता है हमारी जिंदगी में, कभी ना आए भगवान न करे, तो उसका एक पीरियड होता है जितने देर की आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आप उतनी मेडिसिन नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली बात है वो क्योर नहीं करता है। तो प्रोग्नोसिस इज एक्चुअली जब आप पूरा टाइम पीरियड लेते हैं ना क्योर होने में, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है? द टाइम दैट यू टेक। कंटेंडिंग का मतलब होता है नाउन या जेरेंट, संघर्ष करना, दैट मीन्स स्ट्रगल टू सरमाउंट, दैट मीन्स अगर आप किसी परेशानी में, किसी परिस्थिति में आते हैं और आप उस परिस्थिति का सामना पूरे होश आवाज में और एकदम खुले दिल से करते हैं कि भगवान वाई मी नहीं बोलेंगे, ट्राई मी बोलेंगे, एक परेशानी लेके आयो, कोई बात नहीं, डील कर लेंगे, दूसरी लेके आए, कोई बात नहीं, डील कर लेंगे। सो व्हेन यू आर केपेबल ऑफ फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ, दैट्स व्हाट यू कॉल योरसेल्फ कंटेंडिंग। अगर आप बहुत सारी परेशानियों में भी रहने के बाद, बहुत सारी गलत स्थितियों में रहने के बाद भी अगर आप चीजों से डील कर लेते हो, अगर इफ बोलते ना ही इज अ वेरी काम एंड कंटेंडेड पर्सन, क्यों बोलते हैं ये? काम मतलब शांत, कंटेंडेड मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी दिक्कत आएगी वो मैनेज कर लेगा, ठीक है? वो है, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब आपका एग्जैसर्बेटेड। एक्सैसर्बेटेड एक वर्ब है। एग्जैसर्बेटेड का मतलब होता है यार कोई चीज बद से बदतर कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कोई सिचुएशन है वो पहले से ही खराब है, अब उसमें आग में घी डालोगे, दैट मीन्स वो पहले से ही खराब है, और 2-4 ठो नमक मिर्च लगा के बोल दो वो और बर्बाद हो जाए, राइट? सो दिस इज तीव्र करना, मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स, मतलब कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी खराब है उसको और खराब कर दो। यही तो काम करते हैं हमारे आज के लोग हैं। चलिए, तो ग्रोथ विद इनइक्वालिटी में क्या क्या लिखा है, शुरू हो जाते हैं हम इसको।
ओके, सो चलिए शुरू हो जाते हैं एक एक करके। एक नहीं 100 प्रॉब्लम्स दे दो भगवान, ऐसा ना बोलो इम्तियाज की भगवान पे प्रॉब्लम ही देता रहे ना, नो डोंट डू दैट। भगवान से बोलो ठीक है, whatever you'll give me, I'll deal with it, but आई एम योर चाइल्ड यार, प्लीज़ थोड़ा सा तो रहम करिए, ऐसा बोला करो भगवान जी से। ऐसे भगवान यार क्या क्या है, मतलब यार ठीक है आप जो दे रहे हैं सिचुएशन हम डील करते जा रहे हैं उससे, लेकिन यह कोई तरीका थोड़ी कि हर दूसरे दिन नहीं दे देते, आप ही के बच्चे यार इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है। चलिए, so the first point that we have in here is the economic survey for 2021 is an expansive attempt at reviewing the developments in the Indian economy during the current financial year and providing an outlook for its near-term prospects. कह रहे 2021 का जो economic survey हुआ है उसने बताया कि हमारी कंट्री ने कौन-कौन से prospects में अच्छा किया है और कौन-कौन से prospects में उसको अच्छा करना चाहिए आगे आने वाले financial year में, ठीक है। So what's happening here is, what is it trying to say here is the economic survey that happened for 2021, this whole survey is trying to express one thing, whatever good we have done in the past year and whatever, according to it, whatever can be done in the coming financial year, right? तो ये economic survey हमारा बता रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Next word है spread over 700 pages. The survey opts for a self-congratulatory tone while highlighting the policy achievements of the government in steering the economy through the treacherous shoals of the most unfathomable global health emergency experienced in modern history. तो कह रहे हैं भाई साहब ये जो सर्वे हुआ है कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं है, 700 पेज का फुल इज्जत मांगता हुआ सर्वे जो कह रहा है देखो हमने क्या किया है, देखो तुम्हारी कंट्री, देखो तुम्हारी इकॉनमी जब इतनी बड़ी परेशानी से भी क्या नाम है गुजर रही थी, पैंडेमिक से गुजर रही थी, उस समय में मोस्ट अनफेथमेबल ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक, दैट मीन्स इतनी ज्यादा परेशानी थी, ऐसी पैंडेमिक था कि लोग उससे डील नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। So this whole survey that has happened is about 700 pages, right? And this survey is only and only talking about what? Is only and only talking about the policy, the achievements that a country has done during the period where the world was struggling to fight with this unfathomable health emergency that is called COVID-19. Still, our country managed to do good, and this whole survey is talking about that. Those good things, those achievements that has happened to our country, right? जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं हमको लग रहा है, मतलब हम समझ सकते हैं ये बात कि हमारा सब कुछ समझ में आ रहा है तुमको, नॉर्थ और साउथ के लोग, you're able to understand everything, every point, because I'm explaining this in English and Hindi both, right? आइए अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। Citing an approach that used graded public health measures to transform the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win that would save both lives and livelihoods over the longer term. कह रहे एक अप्रोच इन्होंने डिफाइन करी है। कैसी अप्रोच डिफाइन करी है कि ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जितने भी हेल्थ के इश्यूज हैं, है ना, उनको ओवरकम करने की कोशिश करी हमारी कंट्री ने। एक ऐसा सिस्टम बनाया कि किसी का काम ना रुके, दैट मीन्स वर्क फ्रॉम होम बना दिया, और इससे लाइवलीहुड भी बचा और लोगों की लाइफ भी बची। तो हेल्थ केयर से जिंदगियां बची और वर्क फ्रॉम होम करके लाइवलीहुड भी बचता चला गया। मतलब गवर्नमेंट ने ये भी तो बोल दिया था कि इस समय कोई ज्यादा लोग जॉब से नहीं निकाल सकते, राइट। सो दैट्स हाउ वी डू इट, दैट्स हाउ वी डू इट। सो देयर वाज एन अप्रोच adopted by the government in this financial year that helped our country to grow, right? That helped our country to grow. First thing, whatever the lives were, whatever the lives are in our country, they tried to save it through the best in-class healthcare system, and of course, they tried to save the livelihoods as well. That means they tried to employ people. और देखो ऐसा नहीं हुआ वैकेंसी कम हो गई। इतनी परेशानियां हैं कंट्री के अंदर, इतनी दिक्कतें हैं कंट्री के अंदर, फिर भी वैकेंसी है, वैकेंसीज हैं, है ना। तो गवर्नमेंट अभी भी लाइवलीहुड के लिए लोगों को मौका दे रही है, ठीक है, ठीक है।
थैंक यू सो मच पापा रंजीत, थैंक यू सो मच रोशन भाई। देखो हम एक बात बताते हैं आपको, पता है देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड आई थिंक व्हेन वी वॉक वी शुड वॉक इन अ स्ट्रेट वे वेर एवर आवर गोल इज. There will be people coming and going who will be trying to target us, who will be trying to say negative things about us. बोलते रहो भैया, हमारा काम है. देखो हम एक छोटी सी बात बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल लोगे एक दूसरे के बारे में, इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है ना. ये सब चीज़ें बहुत छोटी सी होती है. आप कहाँ जाएंगे? इंडिया बहुत छोटा सा, एजुकेशन सेक्टर बहुत छोटा सा है, आप कहाँ जाएंगे हैं? किसी के बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? किसी के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए. नो मैटर हु सेज व्हाट, वी डोंट केयर, क्योंकि तुम जो भी बोलो, तुम्हारे बोलने से ना हम कम हो रहे और हम तुम्हारे बारे में तो गलत बोलते ही नहीं भाई, ठीक है? सो डू व्हाटएवर यू वांट, स्पीक व्हाटएवर यू वांट. तुम गलत बोलोगे तो अपना मुंह अपना दिमाग गंदा करोगे. हम अच्छा बोलेंगे, हम अपना मुंह अपना दिमाग अच्छा करेंगे. तो अच्छा बोलने पे हम अपनी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम अपने आप को नीचे गिराने की, अपनी जबान को नीचे गिराने की बात नहीं करते, है ना. आ जाओ इधर. The survey asserts that India established a globally unique model of strategic policy making in containing the COVID-19 pandemic while helping the economy recover quickly from its deleterious impact. कह रहे ये सर्वे जो है ये assert कर रहा है, that means हमें बता रहा है किस चीज के बारे में? इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ ग्लोबली यूनिक मॉडल. इंडिया ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया इस पैंडेमिक के टाइम में. और क्या किया? स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग करी इन कंटेनिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. तो कोविड-19 पैंडेमिक जो था वो जो बहुत गलत इफेक्ट लेकर आ रहा था हमारी कंट्री पे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई, बहुत सारे ओपिनियंस बनाए. और ये स्ट्रैटेजीज और ओपिनियंस जो है ये हमारे ऊपर आकर काफी अच्छी डेवलपमेंट में लेकर गए, ठीक है? और ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, ये हमारी इकोनॉमी को रिकवर करने में भी हेल्प कर रहा है. एज यू ऑल नो हमारी इकोनॉमी सितंबर तक तो काफी ज्यादा डिक्लाइन करी थी, लेकिन अक्टूबर से हमारी इकोनॉमी ने एक पुश लिया है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? सो दैट इज वाई डेफिनेटली दिस इज हेल्पिंग अस आउट, राइट? दिस इज हेल्पिंग अस आउट इन रिकवरिंग, हमारी इकोनॉमी को रिकवर कराने के लिए. आगे देखिए क्या लिखा. देयर इज नो डिनाइंग that the country appears to have not only flattened the curve but also crucially so far avoided a bruising second wave of infection seems in much of Europe and the US. कह रहे ऐसा नहीं है. देखो ये कह रहे ना flattened curve आ गई है. पता क्या कि हमारी ना कंट्री पहले ऐसे जा रही थी, मतलब मार्च से ऐसे ऐसे डिक्लाइन करती जा रही थी. तो अक्टूबर से क्या किया इसने? बढ़ना अक्टूबर से क्या किया इसने? बढ़ना स्टार्ट किया, राइट? अभी अक्टूबर से बढ़ना स्टार्ट किया तो कह रहे कर्व फ्लैटन हो गई है. ऐसा नहीं कि कर्व नीचे जा रही है, नीचे तो नहीं जा रही है, एटलीस्ट कर्व जो है फ्लैटन हो गई है. दैट मीन्स हम उसी ग्रोथ रेट पर बढ़ते जा रहे हैं, हम अब डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो इट सेज ये डिनाई करने वाली बात नहीं है क्या कि कंट्री ने अपनी ग्रोथ को डिक्लाइन ना करा के अब उसी ग्रोथ रेट पर स्ट्रेट अवे बढ़ते जा रहे हैं. और इंडिया में एक अच्छी चीज हुई है क्या कि हमने इन्फेक्शंस को रोकने की इस कदर कोशिश करी है कि सेकेंड वेव कोविड-19 का हमें अफेक्ट नहीं किया, जो कि यूरोप और यूएस में समय कर रहा है. सो यूरोप एंड यूएस आर नॉट हैप्पी विद द सेकेंड वेव. दे आर एक्चुअली अफेक्टेड विद द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, बट आवर कंट्री has dealt with it, and our country has protected the people living inside our country from the second wave, which is a great achievement in itself, right? आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? While it may be debatable as to how much of the turn in the pandemic's progress could be attributed wholly to proactive policy measures, जहां पर यह डिबेट करने योग्य है कि कितना श्रेय आप दे सकते हो वो सब प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स को जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, राइट? देयर इज अ डिबेटेबल पॉइंट हियर, हाउ मच शेयर ऑफ achievement can be given to the proactive government policies that were made during this time, right? This is a debatable issue. आगे देखिए, the surveys one second, the surveys का I don't know, गला सूख गया मेरा.
Okay, the survey's contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through seminal reforms sounds off keys. कह रहे हैं सर्वे का जो अप्रोच है, क्या दिखाने का, सर्वे का जो कंटेंशन है, मतलब थोड़ा सा विवाद पैदा करने वाला जो पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि इंडिया ने अपनी जो क्राइसिस की सिचुएशन थी, परेशानी वाली सिचुएशन थी, इसको एक अपॉर्चुनिटी माना और वो जो बहुत सारे रिफॉर्म्स नहीं लगा पा रही थी वो रिफॉर्म्स इसने स्ट्रेट अवे यहां पर लगा दिए, दुनिया भर के लॉ चेंज कर दिए, इस तरह का है ना। Point number 8 देखो, especially given the ongoing farmers' agitation against the new farm laws, as well as the plight of the struggling small and medium scale industries and informal sectors. Specially अगर देखें, जो farm laws change करके farmers के बीच में थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो गई है और MSME का जो सेक्टर है और informal sectors जो है उसमें जो परेशानियां पैदा हो गई हैं, तो कह रहे हैं इंडिया ने इस क्राइसिस का थोड़ा सा गड़बड़ इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करते हुए इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हम कोई भी लॉ, कोई भी रूल, कोई भी पॉलिसी इस समय इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और यही इन्होंने किया भी है। आई पॉइंट नंबर 9 देखिए, द सर्वे गोज ऑन टू फोरकास्ट दैट द इकोनॉमी इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ वे शेप्ड रिकवरी दैट वुड एनेबल जीडीपी टू एक्सपैंड even by a conservative estimate by 11% in real times in 2021-22. Still to achieve that level of real growth, तो क्या कह रहे कि ये जो सर्वे है इसने फोरकास्ट किया है क्योंकि हमारी वी शेप रिकवरी हो रही है। वी शेप रिकवरी का मतलब पहले तो हम बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने बढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये वी शेप रिकवरी हो गई है ना। तो कह रहे हैं इंडिया की वी शेप रिकवरी जो हो रही है उसके चलते हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में होगा क्या कि भैया यहां पर जीडीपी एक्सपैंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट को एटलीस्ट 11% की ग्रोथ तो देके ही जाएगा रियल ग्रोथ में, ठीक है। या so what is it talking about? What is it talking about? The survey has a forecast that is made for 21-22 which says that because after your October month we are having a V-shaped recovery. That means we were declining at a very great rate and then we are improving at a very great rate again, right? So whenever this is happening, what's happening? 11% growth rate is required, is estimated in real terms for the coming financial year, that's 21-22, right? आगे आ रही है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट कह रहा है। पॉइंट नंबर 10, रिटेल इन्फ्लेशन 6B is nothing, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। रिटेल इन्फ्लेशन मस्ट मॉडरेट सब्सटैंशियली टू एवरेज 4.4% और लेस ओवर द 12-month period through March 2022 given that the survey has projected nominal growth at 15.4%। कह रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो तो आएगा ही मार्केट में, है ना, क्योंकि प्राइसेस थोड़े थोड़े तो बढ़ेंगे ही हर चीज के, राइट। तो ये क्या है, मॉडरेट रहना चाहिए 4.4% या फिर लेस, इससे कम होना चाहिए 12 मंथ के पीरियड में। मतलब इन्फ्लेशन अगर आए भी तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे, 4.4% से मार्च 2022 तक अफेक्ट करे बस। सर्वे ने ये भी प्रोजेक्ट किया है जो हमारी ग्रोथ है वो 15.4% से बढ़ने के चांसेस है हमारे कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। द प्रीवियस ईयर दैट वी हैड, right, whatever achievements we had, that is mentioned, and whatever we are forecasting for the coming financial year, that is written in this paragraph, right। इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। Also, while batting for a fiscal push to support the reviving economy, it posits an upside to the growth prognosis predicated on, among other factors, a rapid rollout of the COVID-19 vaccines and a recovery in demand in the battered services sector। क्या कह रहे हैं कि जहां पर हमें यह समझ में आ रहा है फिस्कल मतलब मॉनेटरी, राइट, फिस्कल पुश की जरूरत है, मॉनेटरी पुश की जरूरत है हमारी रिवाइविंग इकोनॉमी को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, और ज्यादा इनको पुश देने के लिए इसकी जरूरत है। वहीं पर यह पोज करता है क्या, अपसाइड टू द ग्रोथ प्रोग्नोसिस प्रेडिकेटेड ऑन। दैट मीन्स जिस भी ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं 15.4% की अभी हमने बात करी, राइट। सो वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू सपोर्ट इट, अगर हम इसको एक्चुअली सपोर्ट करना है तो हमें फिस्कल पुश देना पड़ेगा, मतलब मॉनेटरी टर्म्स के चलते हमें अपनी इकोनॉमी को पुश करना पड़ेगा, तभी हम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स के बीच में एक रैपिड रोल आउट कोविड-19 वैक्सीन का रिक्वायरमेंट है। दैट मींस बहुत तेजी से कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो हर जगह
पहुंच जाए, राइट। और रिकवरी इन डिमांड इन द बैटर्ड सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर का जो डिमांड है वो बेहतर हो जाए। दैट मीन्स अभी तक जैसे थिएटर हॉल्स में आप एक सीट छोड़ के या 2 सीट छोड़कर तब बैठ पा रहे थे, राइट। सो वही वो कह रहा है कि अब बैटर्ड सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज थी जो एकदम डिक्लाइन कर चुकी थी, एकदम बर्बाद हो चुकी थी, उन सर्विस सेक्टर को भी हम बेहतर करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू टॉक अबाउट। व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, देयर नीड्स टू बी अ मॉनेटरी पुश इन द इकोनॉमी इफ वी एक्चुअली वांट टू टेक द जीडीपी above level, and if we actually want to grow, see the growth in a reviving economy that we have in India right now. And there are certain things that needs to be done. First being COVID-19 vaccines has to be rolled out in every part of the country so that every person is actually getting supported through it and people are getting out of this pandemic and our country gets supported. And definitely they are trying to support the service sector as well. That means those service sector which were totally abandoned by the people, now they are supporting them, they are reopening them, and definitely this will help us in the betterment of our economy, right? आइए आगे बढ़ते हैं next point पर. It says, however, the document fails in providing an honest assessment of the on-ground economic situation by overlooking key aspects, including the extent of unemployment, even as it hints at the level of rural joblessness. कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इससे कुछ चीज़ें फेल करी है। क्या? Fails in providing an honest assessment of the on-ground economic situation. जो on-ground economic situation है, इसको आपने पूरी कंट्री की तो बता दी, लेकिन जो एक सिटीजन की एक पर कैपिटा इनकम को अगर समझ के चलो या फिर एक इंडिविजुअल को अगर समझ के चलो, तो ये सब चीज़ें जो इसके बारे में थोड़ा सा ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन बाय ओवरलुकिंग की एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इसको भी ओवरलुक कर दिया कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोग घर में खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रूरल जॉबलेसनेस को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, फार्म लॉस के चलते फार्मर्स ने भी अपना काम छोड़ रखा है, पैंडेमिक आ गया, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था, चीज़ें बंद हो गई, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, मार्केट्स बंद कर दी, तो ऑब्वियसली बात है अगेन सिचुएशन क्या हुई, खराब हो गई, राइट। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 देखो, which followed the return of millions of urban casual workers in the wake of last year's hastily implemented lockdown. अब क्या हुआ, इसके चलते रूरल जॉबलेसनेस की बात इसलिए बोली जा रही है because there were a lot of people who were living in the city area, in the urban area, and they were working there, especially the labor class people, right? Now what happened when we actually implemented lockdown in a very hasty way, that means 20th was the curfew, 22nd is the lockdown, right? So when this was happening, this actually resulted in a lot of people leaving their jobs, leaving their city, and then coming back to the rural area, right? So ये हुआ क्या कि बहुत तेजी से जो लॉकडाउन लगा मार्च में, एक दिन के अंतर्गत लॉकडाउन लगा दिया, इसके चलते जो अर्बन एरिया में रूरल क्लास रह रहा था, जो अर्बन एरिया में लेबर क्लास रह रही थी, वो सब लोग छोड़ कर अपना जॉब वापस चले आने लगे। दैट मीन्स जॉबलेसनेस बढ़ गई, और रूरल एरिया की जो जॉबलेसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आधे लोग की तो जॉब भी चली गई, है ना। या लेट्स सी आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, this it does by taking credit for a record 311.92 crore person days of work generated over the last 10 months under Manrega, and in contending that growth should be prioritized over inequality in tackling poverty. क्या कह रहे हैं, अगर इस चीज़ को देखें तो क्रेडिट जो है, टेकिंग क्रेडिट फॉर अ रिकॉर्ड 311.92 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क, मतलब एक इंसान का जो काम करना था पर डे के हिसाब से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के चलते 311.92 करोड़ का परेशानी हमारी कंट्री को आई है, बिकॉज द लेबर क्लास शिफ्टेड, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। प्रोडक्शन हो भी कैसे यार, इंसान वापस आएगा तब तो प्रोडक्शन करेगा ना। तो मनरेगा की स्कीम में लास्ट 10 महीनों में कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिला था, और इंडिया का जो कॉन्टेंडिंग ग्रोथ है, मतलब इंडिया का जो एक तरह का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इसमें इनको पॉवर्टी से टैकल करने की सिचुएशन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो दिस whatever the country is doing right now, no matter how is it growing right now, the country needs to focus on certain more things, and country needs to find ways to tackle poverty and give importance to the unemployment that is happening inside a country right away, right? Okay. कोई बात नहीं, कॉपी करने दो, जो सीखना चाहता है सीख ले, बस गलत बात ना बोले, बाकी जो जिसको इम्प्रूवमेंट करना है यार करता रहे, बस हम यही चाहते हैं ना। आइए,
When the pandemic has exacerbated the gap between the rich and the poor, and the finance minister is set to present her budget, the survey seems to privilege wealth creation over all else. क्या कह रहे हैं? जब pandemic ने जो है has exacerbated the gap between the rich and the poor. Pandemic आपको पता है, rich class और अमीर हो गई है, गरीब बंदा और ज़्यादा गरीब हो गया है. तो पैंडेमिक ने जो ये रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में जो इनइक्वालिटी पैदा कर दी है, दैट मीन्स रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर. तो ये जो इनइक्वालिटी पैदा कर दी है पैंडेमिक ने, इसका डिसीजन तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट प्रेजेंट नहीं कर देती. ये सर्वे हमें बता रहा है क्या कि इस समय वेल्थ क्रिएशन की बात ज़्यादा हो रही है. दैट मीन्स पीपल हु आर एक्चुअली रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पीपल हु आर गेटिंग पुअर, हु आर ऑलरेडी पुअर, आर गेटिंग पुअरर. राइट. तो वही वो कह रहा है, पैंडेमिक की वजह से बड़ी परेशानी हो गई भाई साहब ये मेंटेन करने में. देयर वर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर द रिच, there are rather a lot of situations where the rich class is getting richer, the poor class is getting poorer, right? So they are talking about it. Okay, आओ आगे बढ़ते हैं. ठीक है. So this was the last point of this. अभी हम questions पढ़ने वाले हैं. The first question says, which of the following is not true with respect to the passage? Passage के according कौन सा statement है जो true नहीं है? चलिए एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में. कोई हड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है. ठीक है. No हड़बड़ी, no गड़बड़ी. We'll be talking about everything in a very subtle way without haste. Right? आइए. The survey goes on to forecast the economy is currently experiencing a V-shaped recovery that would enable GDP to expand. कह रहे ये जो सर्वे हुआ है ये बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी V-shaped रिकवरी लेकर आ रही है और किस तरह से जीडीपी एक्सपैंड हो सकता है आगे आने वाले समय में इसके चलते. नाउ इज दिस ट्रू और नॉट? इज दिस ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये तो लिखा ही है. पहले दूसरे पॉइंट में लिख दिया था यार, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन है इसका. दैट मीन्स खुद के बारे में इतना बड़ा चला गवर्नमेंट बोल रही है, अरे मैं हूं, तुम सब कुछ नहीं हो. आए ऐसा वाला है ना. नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या ये ट्रू है? द इकोनॉमिक सर्वे कैनॉट वाउच फॉर एक्सेप्टिंग द फ्लैटेंड कर्व टू अवॉइड अ ब्रूजिंग सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस. ओके, कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जो सेकेंड वेव आनी है इन्फेक्शंस की वो इसको रोक सकता है. क्या इकोनॉमिक सर्वे है तभी तो ये पता चला यार कि फ्लैटेंड कर्व है. दैट मीन्स यही तो है. कैनॉट वाउच फॉर एक्सेप्टिंग मतलब आप इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. भाई दिस सर्वे हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस, है ना. दिस सर्वे हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फ्लैटेंड कर्व, दैट देयर इज अ स्टेबल ग्रोथ इन आवर इकोनॉमी, है ना. ये तो ट्रू नहीं, ये तो फॉल्स हो गया. ये तो फॉल्स हो गया, है ना. आइए आगे देखिए जरा क्या कह रहा है. एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट एक्यूरेटली प्रोवाइडेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे ने ऑन ग्राउंड मतलब जो एक्चुअल इंडिविजुअल से रिलेटेड इंसान चीजें हैं उसके बारे में ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं दिया है. इज दिस ट्रू और फॉल्स? इज दिस ट्रू और फॉल्स? टेलो भैया, टेलो. यस, दिस इज ट्रू. दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड. That's what we have heard. It has given the honest assessment, but not about the on-ground reality, right? है ना. तो ये भी ट्रू हो गया, ये तो है ना. और हमें बताता है नॉट ट्रू. नॉट ट्रू तो एक ही ऑप्शन है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, only 2. That is option number B. Okay. आइए आगे बढ़ते. Then we have the next question that says, which of the following can be correctly inferred from the passage? बताइए क्या क्या inference निकालेंगे आप. पहला, India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential. कह रहे इंडिया ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया है अपनी लंबे समय की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए. इज दिस ट्रू और नॉट? हाँ, इज दिस ट्रू और नॉट? ओके, इट कैन बी इन्फर्ड. ए चचा सुनो जरा, रुको तो, सबर तो करो थोड़ी. सुनो, अब पढ़ो जरा उस स्टेटमेंट को. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू दैट स्टेटमेंट and then only you'll be able to understand that. Okay, yeah. The survey's contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through seminal reforms sounds off-key. Off-key sound कर रहा है, मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है. ठीक है, that means ये सही नहीं लग रहा है. Now we can infer whatever you said. देखो, okay. Okay, India has turned the crisis into an opportunity, बिल्कुल सही, to strengthen its long-term growth potential. तो ये तो off की दिखाई दे रहा है ना. हाँ,
सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो, सुनो भाई, सुनो, ये ऑफ की सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू, दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट वी आर एक्सेप्टिंग, बिकॉज हम कह रहे हैं कि क्राइसिस का अपॉर्चुनिटी अगर तब्दील करता तो हमारे लिए अच्छा होता ना। यहां पर इसके जस्ट बाद क्या बोला है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाली स्टेटमेंट्स क्या है कि यार फार्म लॉज जैसा मन किया वैसा निकाल दिया है ना, जैसा मन किया वैसा लॉकडाउन कर दिया। सो ये सब तो विपरीत, दीज आर ऑल ऑपोजिट सिचुएशंस, राइट? These are all opposite situations. So India must have taken it to opportunity, but this has not developed our potential, है ना? इंडिया ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया होगा, लेकिन इससे कोई पोटेंशियल नहीं रिप्रेजेंट किया है। ये बोन ऑफ कंटेंशन है, दैट मीन्स इससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इससे लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, यू विल नॉट इन्फर दिस। छुटका छुटका वर्ड है जो मीनिंग चेंज करेगा। आइए, pandemic has exacerbated the gap between the rich and the poor. बताओ, पैंडेमिक की वजह से जो रिच और पुअर का जो गैप था, पहले ही अमीर गरीब के बीच में इतना भसड़ रहता था, अब और ज्यादा हो गया। इज दैट ट्रू? टेल मी, इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है आपका ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वाला देखो, India's economy is experiencing a V-shaped recovery that would enable GDP to expand. इंडिया की इकोनॉमी वी शेप रिकवरी लेकर आ रही है, जो कि डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी को जीडीपी को एक्सपैंड करेगी। दिस इज अगेन ट्रू। तो हमारा ट्रू वाला इन्फ्रेंस जो है वो 2 और 3 में है, राइट? सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राधा। मोस्ट सिमिलर मीनिंग बताना है आपको कॉन्टेंशन का, और कॉन्टेंशन में भसड़, डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, रिकॉर्ड या मिजरी कॉर्ड। बताओ क्या होगा? हाँ जी, what will be the word? Okay, बोलो भाई, मोस्ट सिमिलर बताना है। कॉन्टेंशन इज अ नेगेटिव वर्ड, दैट मीन्स दैट समथिंग दैट कॉजेज विवाद, समथिंग दैट कॉजेज ऑपोजिशन, जो चीज लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे। डिस्कॉर्ड हो सकता है, अकॉर्ड मीन्स तो अग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड मीन्स तो अग्रीमेंट होता है, ऑपोजिट हो जाएगा नहीं। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, काफी सारे लोग मिलकर जब एक ही बात पे अग्री कर जाते हैं। नो, रिकॉर्ड डजंट मेक सेंस। अब बचा मिजरी कॉर्ड और डिस्कॉर्ड, क्या बताओगे? बताओ। हाँ, डिस्कॉर्ड मीन्स डिसअग्रीमेंट बिटवीन टू, डिसअग्रीमेंट बिटवीन टू, डिसअग्रीमेंट बिटवीन टू, दो लोगों को, दो पार्टीज के बीच में अगर विपरीत सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं। तो इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग बताना। मिजरी कोड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मिजरी कोड का मतलब क्या होता है? ओके, यस ऑफ कोर्स। देखो, मिजरी कोड तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मिजरी कोड इज एक्चुअली रिलेटेड टू अ चर्च एरिया, वहां पर से रिलेटेड होता है और इसका कोई सेंस नहीं है। तो डिस्कॉर्ड विल बी द परफेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड, दैट मीन्स डिसअग्रीमेंट, राइट? हाँ, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑपोजिट वर्ड बताना है आपको फॉर द वर्ड एग्जैसरबेट का। एग्जैसरबेट मतलब पता है? बद से बदतर करना, एग्रेवेटेड, असेंटेड, रीइंफोर्स्ड, डीपेंड या एसुएज्ड। इसका तो बता सकते हो, है ना? इसका तो बता सकते हो। हु विल गिव मी द परफेक्ट आंसर क्विकली? जल्दी से बताओ, इसका तो बता सकते हो यार। Exacerbate means to make a bad situation worse. कोई चीज तो खराब है ऑलरेडी, उसमें और ज्यादा खराबी लेकर आना। So you have to tell us the opposite meaning. Aggravated means increase as well. Exacerbate का मतलब क्या है? Increase in negative terms, खराब चीजों को और ज्यादा खराब कर देना। Aggravate का मतलब भी होता है increase करना। Ascent का मतलब होता है improve करना। Reinforce का मतलब होता है re-energize करना, दैट मीन्स वापस से कर रहे हो। डीपेंड का मतलब होता है इंक्रीज करना, एंड एसुएज का मतलब होता है मेक लेस इंटेंस, मेक लेस इंटेंस। किसी चीज को क्या करना? काम डाउन कर देना, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना। क्या रे मुन्ना? री एनर्जाइज, एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, एनर्जी ला रहे हो, तभी तो। Assuage will be the negative word. बाबा, पॉजिटिव वर्ड, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है ना। अगर ये नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव वर्ड को बनाओगे ना। कैसी बात करते हो यार? इज द आंसर। यस, नेक्स्ट देखो, पैसेज का टोन क्या है? टेक्निकल है,
स्पेक्यूलेटिव है, हाइपोथेटिकल है, पॉपुलिस्ट है या ग्रैंडियोस है? क्या होगा बताओ? यू नो व्हाट, देयर आर एक्चुअली 26 टाइप्स ऑफ टोन्स. तुमको पता है 26 टाइप्स ऑफ टोन्स होते हैं पैसेज के. हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक, किस तरह का टोन है इस पैसेज का? बताइए. क्विकली टेल मी, व्हाट काइंड ऑफ टोन डू यू थिंक दिस पैसेज हैज? वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स स्पेक्यूलेटिव. ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, पॉपुलिस्ट नहीं है. इट्स स्पेक्यूलेटिव. दैट मीन्स कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन करते हुए इन्होंने आपको सीधे सीधे चीजें बताने की कोशिश करी है. ग्रैंडियोस का तो मतलब होता है इंप्रेसिव, मैग्निफिसेंट, इंप्रेसिव है, मजा आ गया है. ग्रैंडियोस का मतलब होता है इंप्रेसिव. तो इंप्रेसिव डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? सो स्पेक्यूलेटिव विल बी द परफेक्ट वर्ड. ठीक है. बेसिक फाउंडेशन क्लासेस वही होती है बेटा. दीप्ति आज 10 बजे से स्टार्ट हो रही है. एनीवे, सो एडवांस कोर्स से स्टार्ट हो रहा है. एडवांस का A to Z कोर्स से स्टार्ट हो रहा है. मतलब प्री टू मेंस तक का सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा. आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा. और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आज से ही, 1 फरवरी से. इसका प्राइस इज 1199. कोड यूज करोगे एग्जाम 10 तो आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट. ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, वोकैबुलरी, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा. 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 200+ इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. करंट टॉपिक का डिस्कशन होगा डिस्क्रिप्टिव में, और रूट वर्ड्स के थ्रू आप डेली वोकैबुलरी लर्न करोगे. एंड ऑफ कोर्स आपके 3 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सेल्फ असेसमेंट के लिए. ये है बैच Pre+Mains का. एक क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है जो कि 4 फरवरी से हो रहा है. इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स है. ये एग्जाम 10 कोड है इसका. 1199 इसका प्राइस है. इसको आप 10% डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हो. 50+ आवर्स की क्लासेस है. एक कॉम्पोजिट बैच है. 12 to 1 मैं पढ़ाऊंगी, 1 to 2 राधे सर, 2 to 3 कुश सर, और 4 to 5 आपके सुमित सर. ठीक है, आइए. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर. एंड करेंगे इसी बहुत प्यारे से कोड के साथ. नियत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है. सो हम वही कहेंगे यार, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट अस और अबाउट यू. लेट देम बी. आगे बढ़ो, अपने एम की तरफ बढ़ो. ये सब तो करते ही रहेंगे, है ना. क्लर्क मेंस की क्लास बोल रही हूँ संदीपा, वही है. ठीक है. 8 AM पर हमारा द हिंदू एडिटोरियल होता है 10 बजे से. आज से हमारी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो रही है इंग्लिश के सेक्शन की. 9 AM पर सुमित सर की होगी और 11 पर राधे सर की होंगी. 2 PM पर हमारी SBI क्लर्क की क्लास अब कंटिन्यूअस चलेगी, मंडे टू फ्राइडे जैसे चलती है. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम सेंट्रिक के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे ऐप को भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर गाइस. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू एट 10 AM.